हेलो। स्वागत है आपका सुषमा स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो है संविधान के भाग 4 में वर्णित, जिनको शॉर्ट फॉर्म में DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है। तो भाग 4 में दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इससे पहले हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में, जो थे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें है? 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो कौन कौन से अनुच्छेद में है? 36 से लेके 51 तक जो भी अनुच्छेद आते हैं वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। मतलब कि राज्य को ऐसे निर्देश दिए जाते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। पर आपने ये याद रखना है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक कोई भी भारतीय नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जाके ये दावा नहीं कर सकता, या कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं लिखवा सकता जो कि जैसे कि इसके अनुसार दिए गए अनुसार राज्य अपना फर्ज नहीं निभाता है, कर्तव्य का पालन नहीं करता है। जैसे कि राज्य को कई तरह के कल्याणकारी समाज की स्थापना करने के लिए राज्य को कई तरह के निर्देश दिए जाते हैं इसमें, कि वो समाज में कैसे एक कल्याणकारी राज्य जो है स्थापित करे। कई तरह के उनको निर्देश दिए जाते हैं। पर अगर राज्य अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता है इसमें, तो कोई भी व्यक्ति जाके उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। इसके विपरीत जो मौलिक अधिकार थे भाग 3 में, उनके अनुसार वो क्या थे? आदेश थे। और ये क्या है? निर्देश हैं। इसलिए निर्देश का मतलब ये होता है कि जो राज्य हैं उनको बस निर्देश दिए जाते हैं कि ये कार्य उन्होंने करना है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। पर राज्य उसको माने या ना माने, ये राज्य की मर्जी है। अगर वो मानेगा तो अच्छा होगा कि राज्य जो है उसका जो राज्य होगा वो एक कल्याणकारी राज्य की तरफ चलेगा। अगर नहीं मानेगा तो तब भी आप कहीं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है नहीं जा सकते हो। पर इसके उल्ट जो मौलिक अधिकार थे वहाँ पर हम वो क्या थे? आदेश थे। इसलिए वो मानने जरूरी है राज्य के लिए। जो मौलिक अधिकार है एक व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। वो आदेश दिए गए हैं कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का कोई भी हनन नहीं करेगा। अगर होता है, उल्लंघना होती है, तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। पर नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऐसा नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक है? 36 से जी है 51 तक। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कहाँ से लिए हैं? भारत के संविधान में कहाँ से अपनाए गए हैं? ये अपनाए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। क्योंकि सबसे पहले जो है जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे ये आयरलैंड के संविधान में अपनाए गए थे। तो वहाँ से ही जो भारत ने ये अपनाए हैं। इसे जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब मैंने पहले ही समझा दिया है आपको कि वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब कि इस जो नीति निर्देशक सिद्धांतों की उल्लंघना होने पर हम कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हैं। ये सिर्फ एक उनको राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसा करके अपने राज्य को अच्छा बना सकते हैं। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश करना, जो नीति निर्देशक तत्व उन्होंने बताए गए हैं संविधान के अनुसार, उनका जो समावेश करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद के अनुसार कैसे कैसे दिया गया है, कौन से निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 में तो राज्य की परिभाषा ही दी गई है। तो ये परिभाषा 2 जगह दी गई है। सबसे पहले जो हमने मौलिक अधिकार पहले पढ़े थे, अनुच्छेद जो है 12, अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। और इसमें भी अनुच्छेद 32 में भी। जे भाग 3 में था अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद दी गई है अनुच्छेद 36 में, इसमें भी राज्य की परिभाषा ही दी गई है। और इसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है वही राज्य की परिभाषा होगी। तो इसलिए ये एक जैसे ही हैं।
आगे जो है अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो अनुच्छेद 37 में ये बताया गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब कि कोई भी अगर राज्य को जो निर्देश दिए गए हैं राज्य पूरा नहीं करता है कि कोई भी व्यक्ति इस खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकता कि हाँ दूसरे राज्य ने पेंशन जो है लगवा दी है तो हमारे राज्य में नहीं है, ऐसी प्रार्थना लेके कोई भी न्यायालय में नहीं जा सकता है। अगर किसी राज्य में बिजली के बिल कम आ रहे हैं और दूसरे राज्य में ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति ये प्रश्न उठाकर न्यायालय में नहीं जा सकता है कि हमारे राज्य में राज्य ने ये काम नहीं किया, ये होता है तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य। और अनुच्छेद जो 38 है इसमें जो किया गया है कि राज्य जो है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन से तरफ से कल्याण करेगा। एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है एक राज्य जरूर करेगा। मतलब सामाजिक तौर पर सभी को, समाज में सभी को बराबर रखेगा। मतलब अगर उसने कोई भी योजना निकाली है राज्य ने समाज में तो वो क्या है सभी को बराबर देगा। ये नहीं क्या कि एक जाति वाले को या किसी को रंग भेद के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव करेगा, सभी को बराबर समझा जाएगा समाज में। ये सामाजिक न्याय है। दूसरा है आर्थिक न्याय। ये भी राज्य देखेगा कि जो पूंजी है किसी एक के हाथों में इकट्ठी ना हो जाए। तो इसके लिए भी वो क्या करेगा, जो भी रोजगार खोलेगा उसमें भी वो सभी को बराबर का मौका देगा। ये नहीं है कि किसी आधार पर किसी को पीछे रखा जाएगा। तो सभी के लिए बराबर के अवसर प्रदान करेगा ताकि सभी में पूंजी का वितरण अच्छे तरीके से बराबर हो सके। फिर क्या है राजनीतिक न्याय। तो जो राजनीतिक न्याय है इसका मतलब ये है कि एक ही दल का बोलबाला नहीं होना चाहिए, दबदबा नहीं होना चाहिए। हर किसी को राजनीति में समान रूप से भाग लेने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ऐसे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो नेक्स्ट जो है अनुच्छेद है 39। अनुच्छेद 39 इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। मतलब आर्थिक न्याय बताया है हमने पीछे भी, आर्थिक न्याय प्राप्त करना। तो 39 में दोबारा ये बताया गया है कि उसको प्राप्त करने के सिद्धांत कौन कौन से या कैसे आर्थिक न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। ये अनुच्छेद क से स्टार्ट हो जाता है। अनुच्छेद 39 क इसमें क्या कर सकता है राज्य, पुरुष और महिला, स्त्री सभी नागरिकों को जीविका प्राप्त करने का समान रूप से साधन प्राप्त का अधिकार होना चाहिए। मतलब पुरुष और स्त्री जो समाज में रहते हैं उनको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जीविका कमाने के लिए समान रूप से साधन प्राप्त होने चाहिए। ये नहीं कि रोजगार एक के लिए है, महिला के लिए नहीं है, पुरुष के लिए है, जहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को बराबर रूप से रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 ख के अनुसार राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। मतलब जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका जो है राज्य राष्ट्रीयकरण कर सकता है। मतलब इससे क्या होगा, पूंजी एक ही हाथ में इकट्ठी नहीं होगी, सभी को समान रूप से वितरण होगा इसका। नेक्स्ट है जो अनुच्छेद है 39 ग। इसमें धन का समान वितरण होगा। इसमें भी क्या है, धन का जो है समान वितरण करके जो राज्य है जो है, मतलब कि धन के समान वितरण से मतलब है जैसे पुरुष और स्त्री समाज में काम करते हैं, कोई दिहाड़ी लगाते हैं। ये नहीं है कि महिलाओं को कम जो है पेमेंट दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे काम के लिए एक दिहाड़ी के, और जो पुरुष हैं उनको ज़्यादा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। धन को समान वितरण होगा सभी के लिए। जैसे दिहाड़ी एक ही निश्चित की जाएगी, अगर पुरुष को 500 मिल रही है तो स्त्री को भी 500 ही होगी, ऐसे एक जैसे पैसे मिलेंगे। तो धन का समान वितरण करेगा वो 39 ग के अनुसार करेगा राज्य, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। अनुच्छेद 39 ड़। तो कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो।
और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। तो इसके अनुसार भी बताया गया है कि राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए कि जो हमारे समाज के जो सुकुमार होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जैसे कि जो किशोर अवस्था से थोड़े से पीछे होते हैं, वो बच्चे जो कि अपना भविष्य बनाने पे चले होते हैं, उनके लिए जो रोजगार है, ऐसी उनके जो स्कूल है उन व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको पढ़ने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उनको परेशान ना होना पड़े, और रोजगार में भी रोजगार की खोज में भी ऐसे ना पड़ जाएं, नशे वगैरह में ना पड़ जाए। जो पूरी जानकारी, पूरी जो है राज्य को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि बच्चों के लिए समय समय पर ऐसी जो है योजनाएं निकाले जिससे वो अपना जो है आर्थिक आवश्यकताएं पूरी कर सकें। तो जो बुजुर्ग वगैरह हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जो हैंडीकैप व्यक्ति होते हैं, उनको भी सभी सहूलतें जो होती हैं वो प्रदान करे राज्य, जो उनको आर्थिक तंगी ना आ सके। तो जो 39 है इसमें यही बताया गया है। आगे है अनुच्छेद 39 च। तो अनुच्छेद 39 च में है बालकों को स्वतंत्र वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों तथा बुजुर्गों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो इसमें भी यही है कि उनको ऐसा वातावरण दिया जाए जो बालक होते हैं कि वो अपना स्वास्थ्य विकास कर सकें और सुविधाएं दी जाए कि सभी तरफ से उनका विकास हो सके। साथ में ही बुजुर्गों को भी शोषण से बचाने के लिए नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, उनकी आर्थिक जो है वो भी रक्षा की जाए। मतलब बुजुर्ग जो हो जाते हैं वो कहीं कमा तो सकते नहीं है, इसलिए उनको जैसे पेंशन वगैरह लगा के उनकी आर्थिक सहायता की जाए। 39 के अंतर्गत आता है। और जो खंड च को कब जोड़ा गया था, जो खंड च है उसको 42 में संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 42वां, उसमें ही जोड़ा गया था। जो अभी हमने पढ़ा 39 च, इसको जोड़ा गया था 42 में संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे संविधान में। तो अनुच्छेद जो 40 है ये है ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित। मतलब जो राज्य है, एक कल्याणकारी राज्य के लिए ग्राम पंचायतों का गठन करें। तो ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे तो इसका क्या असर होगा, जैसे पूरा राज्य एक साथ सभी पर नज़र नहीं रख सकता है कि कौन किसको क्या ज़रूरतें हैं, कहाँ लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके हिसाब से हर जो है गांव-गांव में ग्राम पंचायतें बना दी जाती हैं जो कि लोगों की ज़रूरतों का और गांव की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए आगे जो है जो भी उनको उनके फ़ायदे के लिए लगता है वो आगे सरकार तक पहुंचाते हैं, राज्य तक पहुंचाते हैं ये बातें, और उसके हिसाब से ही उनको सहूलतें दी जाती हैं। इसके लिए ही ग्राम पंचायतें बनाई जाती हैं। तो ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है, जो पूरा समाज है इसी पे आधारित होता है, क्योंकि यही तो है जो देखती हैं कि एक जो समाज है, समाज जो है इनसे ही गांव-गांव से ही बनता है। तो राज्य सभी पर तो खुद नज़र नहीं रख सकता, पर जो ग्राम पंचायतें हैं कोई आगे जो भी एक गांव होता है उनकी जो भी मुसीबतें होती हैं, जो भी ज़रूरतें होती है, सड़क पानी या बिजली वगैरह से संबंधित, वो राज्य तक बात को पहुंचाते हैं, जिसको देख के राज्य उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। ये थी हमारी आज की वीडियो, और आगे के जो अनुच्छेद है 41 से 51 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।